हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ CA संजय शाह ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज CA इंटर जनवरी 25 का क्वेश्चन पेपर का पेपर रिव्यू कि हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर आया है ये कैसा पेपर आया था, और साथ में स्टूडेंट्स मैं स्पेशली आप लोग के लिए इसके MCQ के आंसर्स भी आज बताने वाला हूँ कि MCQ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनके क्या आंसर्स होने चाहिए। सजेस्टेड आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए वो मैं आपको आज हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। इससे जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं वो अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि उनका क्या आंसर आया था, एंड जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है फॉर May 25 वो भी एक प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं सॉल्व, एंड देन दे कैन वेरीफाई देयर आंसर्स। स्टूडेंट्स, पहले हम पेपर रिव्यू कर लें। कॉस्टिंग का जो पेपर था, यू नो कि इसमें 30 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आता है। 30 मार्क्स पेपर जो है वो हम लोग का MCQ बेस्ड हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इस 30 मार्क्स में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 स्टूडेंट्स ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने। 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच के इंडिपेंडेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन 1 है वो आपका लेबर चैप्टर से आया। क्वेश्चन 2 जो है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आया स्टूडेंट्स। इससे आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। क्वेश्चन 3 मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आए हैं, बट स्टिल एक बार एक पेपर रिव्यू दे रहा हूं शॉर्ट में कि किस किस चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन 3 आपका JPBP से क्वेश्चन आया था। व्हाट इज JPBP? जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, पढ़ा तो होगा ही आपने, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, उसी से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 जो है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का था। क्वेश्चन 4 अगेन स्टूडेंट्स MCQ का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही था। दोनों ही ओवरहेड वेरिएंस पे क्वेश्चन थे, ये भी ओवरहेड वेरिएंस पे और क्वेश्चन 4 भी ओवरहेड वेरिएंस पे ही था। और क्वेश्चन 5 है दैट इज मटेरियल। तो मटेरियल भी स्टूडेंट्स तो हमारा 5th क्वेश्चन आया था, EOQ पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, अलग अलग चैप्टर से 2 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस बार पेपर में केस सिनेरियो 1 से भी क्वेश्चन आया है। केस सिनेरियो 1 क्या था? हमारे इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि हम लोग केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो केस सिनेरियो 1 जो है वो ABC पे क्वेश्चन आया था। व्हाट इज केस सिनेरियो? कि वो एक स्टडी दे देते हैं आपको, एक नॉर्मल क्वेश्चन दे देते हैं और उसी क्वेश्चन पे आपको 5 डिफरेंट MCQs के आंसर देने होते हैं, जो कि क्वेश्चन 6 to 10 थे। क्वेश्चन 6 to 10 हमारे केस सिनेरियो बेस्ड MCQ क्वेश्चन था, और स्टूडेंट्स 2 into 5 दैट इज 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। ABC से, सिर्फ ABC से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ये क्वेश्चन आया था, और 2 मार्क्स करके 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे इंडिविजुअली, जो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि उनके क्या आंसर्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स केस सिनेरियो 3 आया इस बार, मतलब 2, जो केस सिनेरियो 2 MCQ का 3rd क्वेश्चन, एंड दैट इज केस सिनेरियो 2, वो आपका स्टूडेंट्स बजटरी कंट्रोल से आया है। बजटरी कंट्रोल से आया है। केस सिनेरियो 2 जो है वो आपका बजटरी कंट्रोल से आया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बजटरी कंट्रोल जो हम लोग चैप्टर काफ़ी टाइम सोचते हैं, इग्नोर कर दे, उसी से स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो अगर कोई स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो ज़रूर उसे प्रॉब्लम आई होगी, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि बजटरी कंट्रोल अच्छे से करना है। ठीक है, इस पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 अगेन स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। पांचों क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल पे ही थे, और वही 2 into 5 दैट इज 10 मार्क्स के क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल से आए थे। तो इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट ने MCQ में भी काफ़ी वैरायटी ऑफ चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करी है। बट हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक राज की बात बता दूं, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे।
अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो दीज क्वेश्चंस वेर वेरी इजी। और अगर आप लोग आगे May 25 के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो प्लीज पुल अप योर सॉक्स, टाइम बहुत कम है और प्लीज अच्छे से मेहनत करिए। आपको भी पेपर इजी लगेगा और जो पढ़ा है उसी पे फेथ करिए और उसको अच्छे से पढ़िए, आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका पार्ट 2 दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आया था, पार्ट 2 स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि यू नो कि 70 मार्क्स का होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट आइडिया दे दे रहा हूं कि किस किस चैप्टर से उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो आपका 1A है स्टूडेंट, वापस से सीरियल ऑर्डर 1 से ही स्टार्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव में भी 1 से ही नंबरिंग होती है स्टूडेंट्स। तो 1A जो था वो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। हम लोग क्लास में बोलते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, और उसी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एमसीक्यू हमारे उसमें आया ही नहीं था मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इस वजह से इंस्टीट्यूट ने उसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिया 5 मार्क्स का। ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह पूछ रहे थे तो वो आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1B स्टूडेंट्स आपका बैच कॉस्टिंग से था। 1B was from batch costing and that was for 5 marks। 5 मार्क्स का एक सिंपल सा बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन बनाया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1C जो है वो आपके मटेरियल चैप्टर से क्वेश्चन था। वो हम लोग जो मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर लेवल, इन सब पे ही एक बेस्ड क्वेश्चन बनाया था इन्होंने। वैसा हमने सिमिलर क्वेश्चन अपनी बुक में ऑलरेडी कर रखा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, टोटल मिला के 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स। बने रहिए, थोड़े टाइम में ही हम लोग एमसीक्यू के आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं शॉर्ट में बस आपको बता दे रहा हूं कि पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। हमेशा जो स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम में बैठते हैं उनको इंटरेस्ट रहता है कि किस किस से आ गया और किस किस से अब आने के चांसेस है, इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक से आ चुका है और आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट्स 2A जो है वो कॉस्ट शीट से था। कंपल्सरी क्वेश्चन जैसा ही होता है, कॉस्ट शीट हमेशा हर पेपर में आता ही है। तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन कॉस्ट शीट से आया था। पूरी कॉस्ट शीट की डिटेल दी हुई थी, आपको एक कॉस्ट शीट बनानी थी। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उसको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। 2B स्टूडेंट्स वॉज फ्रॉम लेबर, वही हालसे रोवन पे बेस्ड क्वेश्चन था एंड दैट वाज फॉर 5 मार्क्स। टोटल मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 जो है वो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का था। बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का था और ये स्टूडेंट्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इसके अलावा 3B जो है वो आप चेक करेंगे तो वो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का नज़र आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, कि आपको एक स्टडी दे रखी थी और आपको उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी थी। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के बाद अगेन दिस वाज फॉर 14 मार्क्स। यू नो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 14-14 नंबर के ही आते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका सर्विस कॉस्टिंग का था। 4A कहाँ से था? सर्विस कॉस्टिंग से। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे उन्होंने क्वेश्चन बनाया, इजी सा क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसके अलावा 4B जो है स्टूडेंट्स वो ओवरहेड्स पे क्वेश्चन था। अगेन ओवरहेड्स क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स 5A जो है, बस थोड़ी सी देर स्टूडेंट्स और बने रहिए साथ में, हम लोग अभी थोड़ी सी देर में ही MCQ का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5A जो स्टूडेंट्स वो था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। इस पे था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेटेज अच्छा था, मतलब 10 मार्क्स के हो गए क्वेश्चन। 6 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपको यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा है और 4 मार्क्स का आपको ऊपर नजर आ रहा है MCQ में, है ना। 4 मार्क्स का MCQ में भी तो क्वेश्चन आया है, तो टोटल मिला के स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बी उसके बाद स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड का था, जर्नल एंट्रीज करनी थी इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में से। 4 मार्क्स का इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हमारा टॉपिक था। और सी स्टूडेंट्स एक थ्योरी क्वेश्चन थी, वही बैच कॉस्टिंग में से,
कि स्पॉइल्ड वर्क और डिफेक्टिव वर्क पे एक थ्योरी क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्पॉइल्ड वर्क, व्हाट इज डिफेक्टिव वर्क, नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, तो क्या होता है, नॉर्मल है तो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे, एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग P&L में डालेंगे। उसी से रिलेटेड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये स्टूडेंट्स इस बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछे हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन 6 वाज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वो आप थ्योरी देखेंगे, 14 मार्क्स की थ्योरी या हम बोल सकते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, जिसमें हमसे पूछा गया कि बताओ अगर सेकेंडरी डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे तो उसके लिए क्या बेसिस यूज करेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस थे। थ्योरी क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिया होगा स्टूडेंट्स ने अगर उनको ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए होंगे। दिस वाज द समरी ऑफ स्टूडेंट्स आपका इंटर जनवरी 25 के कॉस्टिंग पेपर का। चलिए अब शॉर्ट में हम लोग जल्दी से अपने MCQ आंसर्स पे आ जाए। मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि किस किस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं। होप आपने, अगर मई 25 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि किस किस में से क्वेश्चन आए हैं। अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स था कि द डेटा पर्टेनिंग टू वर्कर C इन अ फैक्ट्री डिपिक्ट्स दैट ही इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर आवर। तो स्टूडेंट्स ये मेरी वेज रेट पर आवर हो गई। तो वेज रेट पर आवर कितनी हो गई, 100 रुपए। एंड अ वीक कंप्राइजेज 48 आवर्स फॉर अ 6 days वर्क। और एक वीक में स्टूडेंट 6 दिन होते हैं, और 6 दिन में घंटे कितने होते हैं, 48। तो आपके 48 आवर्स का वीक है। द अलाउड एब्सेंस टाइम, अलाउड है स्टूडेंट, एब्सेंट टाइम अलाउड है 15 मिनट का, है ना। तो आइडल टाइम हो गया, नॉर्मल आइडल टाइम अलाउड है फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल आइडल टाइम, ये हम बार बार क्लास में बोलते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम है मेंटेनेंस। एंड जॉब कार्ड शोड दैट इज चार्जेबल टाइम J1 में है 21 आवर्स और J2 में है 24 आवर्स। J1 में 21 आवर्स और J2 में 24 आवर्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45 आवर्स। एनी अनअकाउंटेड टाइम इज एट्रीब्यूटेबल फॉर पावर फेलियर, और कोई भी आपका जो अनअकाउंटेड टाइम है वो पावर फेलियर में चला जाएगा। तो स्टूडेंट टोटल 48 आवर्स थे, उसमें से 1.5 घंटे का तो नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। 1.5 घंटे कैसे हुए सर, 15 मिनट हर दिन इंटू 6 दिन और डिवाइड बाय 60, तो कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे। बचेंगे कितने स्टूडेंट, 46.5 आवर्स। 46.5 आवर्स में से 44 आवर्स दैट इज 21 + 24, टोटल 44 आवर्स हमारे, सॉरी 45 आवर्स हमारे इसमें यूज हो गए, तो बैलेंस बचेगा 1.5 आवर्स, और ये आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम हो जाएगा। ये नॉर्मल आइडल टाइम एंड दिस इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो 1.5 घंटे इंटू 100 रुपए, 150 रुपए की एबनॉर्मल वेजेस हो गई, और 1.5 घंटे इंटू 100 रुपए ये आपके 150 रुपए का नॉर्मल वेजेस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम, तो उसका आंसर स्टूडेंट्स बी हो जाएगा। दोनों का आंसर 150 और 150 रुपए हो जाएगा, 150 एंड 150। नॉर्मल आइडल टाइम को गुड आवर्स बेयर करते हैं, बट उन्होंने पूछा नहीं है कि गुड आवर्स बेयर कितना करेंगे, वो बस पूछ रहे हैं नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट क्या है, तो वो 150 रुपए है, और एबनॉर्मल की कॉस्ट भी 150 रुपए। 150 आंसर है, बी होगा। सेकेंड में स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था फिक्स्ड ओवरहेड पे। उन्होंने पूछा हमको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बताओ। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। तो स्टूडेंट बजट दे रखा था 78,000 का, और रिकवर्ड ओवरहेड हमको निकालना था, दैट इज 78,000 जो है वो 40,000 के लिए है, तो आपकी रिकवरी रेट आ जाएगी, और उस रिकवरी रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 48,000 यूनिट से, तो फिर आपका रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा, और इससे स्टूडेंट्स आपका 15,600 फेवरेबल आ जाएगा। पहले 78,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो रिकवरी रेट आ जाएगी, और रिकवरी रेट को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे रिकवर्ड ओवरहेड आ गया। टेबल बना के कराते हैं हम क्लास में, वो आप देखिएगा, उस पैटर्न में करेंगे तो आपसे हो जाएगा। 15,600 फेवरेबल, स्टूडेंट्स ए आंसर है। इसके अलावा स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन जेपीबीपी का था, है ना, एनआरवी मेथड लगाना था इसमें।
टू प्रोडक्ट्स वाई एंड जेड सिमिलर क्वेश्चन हमारे बुक में ऑलरेडी है, वही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया। आर obtained in a crude form मतलब रॉ फॉर्म, एंड दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 6 रुपीज एंड 5 रुपीज फॉर वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बिफोर द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। द फाइनल प्राइस ऑफ वाई एंड जेड आर 15 रुपए एंड 8 रुपीज 75 पैसा रिस्पेक्टिवली। ये हमको स्टूडेंट्स इन्होंने सेलिंग प्राइस भी बता रखी है। The company earns a net margin of 25% on cost. कॉस्ट पे 25% का इन्होंने प्रॉफिट ले रखा है, कॉस्ट पे 25% का इन्होंने क्या ले रखा है, प्रॉफिट। तो लेट द कॉस्ट बी 100, प्रॉफिट इज 25, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 125। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 125। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है फॉलोइंग इज द आउटपुट, 8000 लीटर्स एंड 6000 लीटर्स का हमारा आउटपुट है, जॉइंट कॉस्ट को बांटना है एंड कंपनी अपोर्शंस दिस ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो आपको जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट निकालना था। तो हम कैसे निकालते हैं एनआरवी? एनआरवी के लिए स्टूडेंट्स हम लोग वाई और जेड ले लेते हैं। सबसे पहले वी राइट सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो यू गेट योर एनआरवी। ठीक है, 8000 लीटर्स हम वाई का बेच रहे हैं, तो 8000 इंटू 15, तो यू गेट 1,20,000 रुपीज की सेल वैल्यू। आपकी स्टूडेंट सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000। और ऐसे ही Z में करेंगे तो फिर हमारे 6000 लीटर्स है और इंटू 8.75, स्टूडेंट्स 6000 इंटू 8.75 करें तो आपकी सेल वैल्यू 52,500 रुपये आ जाएगी, 52,500 आ जाएगी। प्रॉफिट हटाएंगे 1,20,000, ये 125 के लिए, कॉस्ट पे 25%, तो इसलिए ये 125 के लिए है। तो फिर स्टूडेंट्स 25 के लिए आपका प्रॉफिट आ जाएगा 24,000 रुपीज़, और 52,500 जो है वो स्टूडेंट्स आपका 125 के लिए, तो 25 के लिए आ जाएगा 10,500 रुपीज़। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 8000 लीटर्स पे 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 48,000 आएगी, और ऐसे ही आपकी 6000 लीटर्स में 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30,000 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी। तो इससे स्टूडेंट्स आपकी एनआरवी निकल रही होगी, दैट इज 48,000, और इसमें आ जाएंगे 12,000, और ये टोटल ही स्टूडेंट 60,000 रुपये है, और जॉइंट कॉस्ट भी 60,000 है, तो आपकी जॉइंट कॉस्ट भी 48,000 एंड 12,000 आ जाएगी। और इस रेशो में जब हम बांटेंगे तो इससे हमारी जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वाई की, उन्होंने वाई का पूछा है, तो 48,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 8,000 से, आपका आंसर 6 रुपीज़ आ जाएगा। थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप लोग अच्छे से जानते ही है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट। डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इसका, 3 का डी, दैट इज हमारा 2 मार्क्स इसी तरह से आ सकता है। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन अगेन वेरिएबल ओवरहेड पे था, बोल रहा है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड 4000 आवर्स वेर यूटिलाइज्ड एंड द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वेर 5500 आवर्स, स्टैंडर्ड है ये। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे आपके 5500, और एक्चुअल में आवर्स कितने लगे 4000, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है 15,000 फेवरेबल। फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 10 रुपये पर आवर, सी आंसर हो जाएगा 10 रुपये पर आवर। इसके अलावा स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन मटेरियल का था, थोड़ा ट्रिकी बनाया था इंस्टीट्यूट ने, बट अगर आपको याद हो कि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है तो यू कैन वेल, मतलब आपने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दिया होगा और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ईओक्यू गिवन था 400 यूनिट का, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ ऑर्डर 25 रुपये दे रखी थी, और डिमांड मटीरियल की 8,000 दे रखी थी। तो आप पहले अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए। इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ई ओ क्यू इंटू ओ, तो आप ये निकालेंगे तो 500 रुपये की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, एंड कैरिंग कॉस्ट भी फिर आपकी 500 हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ई ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी, तो स्टूडेंट्स ई ओ क्यू पुट करिएगा, आपका सी निकल के आ जाएगा 2 रुपये 50 पैसे, और इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो सबसे हो ही गया होगा। केस सिनेरियो 1 में स्टूडेंट्स जो मैंने बोला एबीसी पे क्वेश्चन आया था,
ABC अगर आपने पढ़ा है तो यू नो कि उसमें हम पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं और कॉस्ट ड्राइवर रेट से फिर हम अपनी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ फिगर्स लिख दिए हैं। जैसे लेबर आवर्स है तो टोटल आपके 7150 लेबर आवर्स आएंगे। मशीन आवर्स आपके 33400 मशीन आवर्स आएंगे। 175 आपके प्रोडक्शन रन्स है, 175 प्रोडक्शन रन्स है। 130 जो है स्टूडेंट्स परचेज ऑर्डर्स है और 92 जो है वो आपके ऑर्डर्स शिप्ड है। तो आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एबीसी का क्वेश्चन है। अच्छा, ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स इसमें लेबर आवर्स मेथड लगा रहे थे। ट्रेडिशनली क्या लगा रहे थे? लेबर आवर्स मेथड। तो मैं जब आपको एबीसी का क्वेश्चन कराता था तो मैं आपको एब्जॉर्प्शन से भी करवाता था और मैं आपको एबीसी से भी करवाता था। क्वेश्चन में भी यही पूछा है। अच्छा, मशीन सेटअप, मशीन रनिंग, परचेज कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये सब स्टूडेंट्स आपके क्या दे दिए? एक्टिविटीज दे दिए। और उन एक्टिविटीज की कॉस्ट ड्राइवर रेट मैंने आपके लिए लिख दी है। 280 आएगी, 1.92 आएगी, 1735 आएगी एंड 505 आएगी। इससे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया एबीसी में, व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मशीन सेटअप कॉस्ट? तो आपका आंसर ए आएगा, 280 रुपीज। सेवेंथ में पूछा एबीसी में एलोकेटेड ओवरहेड और एट्रीब्यूटेबल टू मशीन रनिंग आवर्स टू प्रोडक्ट एक्स, सिर्फ एक्स में कितना जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो एक्स में 8000 आवर्स लग रहे हैं और एक घंटे की रेट 1.92 आएगी कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 15360। स्टूडेंट्स, एट्थ क्वेश्चन जो है वो पूछा था कॉस्ट ऑफ जेड, टोटल कॉस्ट ऑफ जेड। मतलब आपको टोटल में करना है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड, वो सब लेने के बाद एबीसी के अकॉर्डिंग जेड की क्या कॉस्ट आएगी वो पूछा जा रहा है। तो आप लोग करिएगा, आपका आंसर बी आना चाहिए, 294905। 294905। नाइन्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर पूछ रहे हैं, रिकवरी रेट पर आर, जिसका फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेस। तो आपके बजटेड ओवरहेड है 211638। आपके ओवरहेड्स का टोटल है स्टूडेंट्स 211638 और आपके आर्स के टोटल है लेबर आर्स के 7150। तो इससे आपकी एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी 29.60 पर लेबर आर। इसके अलावा ए आंसर हो जाएगा ना, ए आंसर हो जाएगा। नाइन्थ का आंसर है ए। एट्थ का आंसर क्या था? एट्थ का आंसर था सर बी और सेवेंथ का आंसर क्या था? बी और सिक्स का आंसर क्या था? ए। इसके अलावा स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन भी था। 10th क्वेश्चन बोल रहा था व्हाट इज द फुल कॉस्ट पर यूनिट, वही कॉस्ट पर यूनिट अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यही लेते हैं। तो उसका आंसर स्टूडेंट्स आपका डी आना चाहिए, 15.44। चेक कर लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन पर लेबर आर है तो लेबर आर से करेंगे तो 15.44 आपका आंसर डी आएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं और वो अगर वेरीफाई कर रहे हैं आंसर, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स एमसीक्यू में स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, केस सिनेरियो 2, XYZ, ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था बजटरी कंट्रोल का। बजटरी कंट्रोल में हम सिखाते हैं आपको कि सेल्स में हम लोग प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक तो प्रोडक्शन आ जाता है। प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाती है और कंजम्पशन में ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो उससे रॉ मटेरियल की परचेज आ जाती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात से फेमिलियर कर रहे होंगे, आप लिंक कर पा रहे होंगे कि सर ने यही पढ़ाया था हमें। ठीक है, तो वही उसी पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, आप लोग ये ट्राई करिएगा। इसमें बजटरी कंट्रोल के साथ साथ प्रॉफिट भी पूछ लिया था, तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में करवा रखा था और वैसे ही क्वेश्चन ये आया था। तो सबसे पहले पूछा कि रॉ मटेरियल क्यू कितना खरीदोगे, रॉ मटेरियल क्यू कितना खरीदोगे। तो रॉ मटेरियल क्यू कितना खरीदेंगे, आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स बी, पी आएगा। फिर पूछा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, पी का। वेरिएबल कॉस्ट में स्टूडेंट्स डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, वेरिएबल ओवरहेड आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आते वेरिएबल कॉस्ट में। तो उसका आंसर आपका डी आना चाहिए, 36.33। 36.333333 आएगा तो उसको 36.33 ले सकते हैं।
अच्छा, व्हाट इज द बजटेड नेट इनकम, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट स्टूडेंट्स आप लोग को बताया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग लगा के प्रॉफिट निकालते हैं। पहले सेलिंग प्राइस ले लेना, उसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दीजिएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आपको ये मेरा बार बार क्लास में बोला हुआ है कि प्रॉफिट हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग लगा के निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे आंसर आपका ए आ जाएगा। 36.3333 पूरा लोगे ना, उससे 1041667 आएगा। बट अगर आप सिर्फ 36.33 लेते हैं तो थोड़ा सा डेविएट करेगा। अपने को तो आंसर ढूंढना है, चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है। 1041, उसके आगे चाहे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो भी 667 ही आंसर होगा। 14th क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछा नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, कितना पी बनाओगे। तो मैंने बोला सेल में ऐड कर देना क्लोजिंग, माइनस कर देना ओपनिंग, आपका प्रोडक्शन आ जाता है। आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा 14th का आंसर हो जाएगा ए। 14th का आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा ए। आई होप आप लोग सबके भी आंसर्स मैच हो रहे हैं और इससे आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, लास्ट एमसीक्यू पूछा कितना रॉ मटेरियल आर खरीदोगे। आर कितना खरीदोगे, तो आर कितना खरीदना है, 4,18,000 खरीदना, ना 4,17 खरीदना है, ना 4,19 खरीदना है, 4,18 ही खरीदना है। 4,06,000 नहीं खरीदना है, 3,82,000 नहीं खरीदना है, 3,75 नहीं खरीदना है, ओनली 4,18,000 किलो खरीदना है। यही आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये भी 2 मार्क्स का एक आपका एमसीक्यू था। यही स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यू पेपर में इस बार आया था। तो जो मई 25 में स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड कि आपके भी एग्जाम में ऐसे ही कुछ होगा। ऐसे ही केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आएंगे। 2 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आ रहे हैं और एक आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस के 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, एग्रीगेट में 14 मार्क्स रहता है और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन उसका किसी भी तरह से हो सकता है। ए बी सी भी हो सकता है, सिर्फ ए बी भी हो सकता है, और 6 8 भी हो सकता है, 9 और 5 भी हो सकता है। किसी भी तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि 9 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन, 9 मार्क्स से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में इस बार तो नहीं आए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स इससे आपको जरूर थोड़ा सा हेल्प मिला होगा, थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि पेपर कैसा आया है। मुझसे पूछोगे रेटिंग क्या करूं पेपर का, तो स्टूडेंट पेपर बहुत इजी आया था। अगर किसी ने मेरी बुक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हैं तो उसको पेपर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई होगी। ठीक है, आप ज़बरदस्ती पैनिक मत करिएगा। कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग अपने आगे के पेपर की भी तैयारी करते रहिए। और जो मई 25 में स्टूडेंट बैठने वाले हैं, सितंबर 25 में स्टूडेंट बैठने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी पेपर ईजी आया है, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी पेपर ईजी आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप मेरे इस ऑनलाइन चैनल में, कॉन्सेप्ट्स के ऑनलाइन चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको फर्दर अपडेट्स हम लोग इस चैनल में देते रहेंगे जो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा और भी कहीं से स्टूडेंट्स अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको हेल्प करना, आपको सपोर्ट करना, ये हमारा सबसे पहला मोटिव है। थैंक यू सो मच।